हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉज की ब्रीफ हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताऊं, एक मशहूर कोट है, ज़रा वो सुन लें। जनाब जे रॉबर्ट इंजली, ये वाशिंगटन के गवर्नर रह चुके हैं और अमेरिका में 2020 में जो सदारती इलेक्शन हुआ था उसमें भी ये कैंडिडेट रह चुके थे। तो इनका कहना है कि वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू फील द स्ट्रिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज। हम दुनिया की पहली जनरेशन है जो क्लाइमेट चेंज का जो मुसीबत है, जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, उसको फ़ील कर रहे हैं। एंड वी आर द लास्ट जनरेशन दैट कैन डू समथिंग अबाउट इट। और हम आखिरी जनरेशन है जो इसके मुतलिक कुछ कर सकते हैं। यानी हमने अब अगर क्लाइमेट चेंज को सीरियस ना लिया, इसके मुतलिक कुछ हमने इकदामात ना उठाए, तो फिर भाई प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर क्लाइमेट चेंज को ख़त्म करना, रिवर्स करना, उसको कम करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जनाब, अब हम अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें, जो इन्वायरमेंटल लॉज बनाए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो एक तो ये यार एक दिन में नहीं बनते, ज़ाहिर बात एक प्रोसेस शुरू होता है। और इन जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, इनका मकसद सिंपल ये होता है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको आपस में पाबंद किया जाए, वो एक दूसरे के साथ ताउन करें ताकि हम ग्लोबल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है ना? खुसूसन वर्ल्ड वार टू के बाद इन्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा लोगों को शऊर आया, लोगों ने इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सीरियस लिया, क्योंकि वर्ल्ड वार टू के बाद पोल्यूशन में इजाफा होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाती है, इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाती है पूरी दुनिया के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। उसकी वजह से जो है ना केमिकल्स वगैरह और गैसेस वगैरह उनका जो है ना वो इखराज होता है। ठीक है, साथ में ये हुआ कि ट्रांस बाउंड्री प्रॉब्लम शुरू हुए। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब हवा, वाटर पोल्यूशन, क्रॉसिंग बॉर्डर्स, यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अगर कोई दरिया जा रहा है तो एक मुल्क से ख़राब पानी लेके जा रहा है तो दूसरे में मुल्क में चला जाता है, तो दूसरे मुल्क के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे भारत अक्सर जो है ना वो गंदा पानी दरियाओं के अंदर छोड़ देता है और पाकिस्तान में इंटर हो जाता है। तो यानी इस तरह के प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हुए और फिर लोगों ने सोचा कि यार क्यों ना हम कुछ ना इंटरनेशनल लॉज बनाएं ताकि हम एक दूसरे के साथ ताउन करके इस इन्वायरमेंटल की जो इश्यूज़ हैं इनको हम टैकल कर सकें। तो जनाब, इसकी जो हिस्ट्री है ना, इसको मैंने डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया है आप लोगों के आसानी के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं बिफोर स्टॉकहोम। अब बिफोर स्टॉकहोम ये अर्ली स्टेज है। इसका क्या मतलब है यार? स्टॉकहोम एक्चुअली एक शहर है स्वीडन का, ठीक है ना? उसमें आगे चल के एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। उससे पहले पहले क्या हुआ था? उससे पहले ये हुआ था कि यार 1960 से पहले पहले तो लोग ना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या इन्वायरमेंट के इश्यूज़ को तो समझते ही नहीं थे। वो समझते थे ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है ना? और हालाँकि उससे पहले थोड़ी बहुत कोशिशें की गई थी। यानी 1900 में एक लंदन कन्वेंशन हुआ था जिसका पहली मर्तबा कोशिश की गई कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को रेगुलेट किया जाए, लेकिन उसमें कोई कामयाबी नहीं हुई। उसके बाद 1933 के अंदर एक दूसरा लंदन कन्वेंशन हुआ जिसमें ये फैसला किया गया कि अफ्रीका के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है, जो जानवर हैं, प्लांट्स हैं, उनको उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई काम किया जाए। लेकिन वो भी कोई ख़ास एक उसमें भी इतनी कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई, लेकिन ये थोड़ी बहुत कोशिशें की गई। लेकिन जो असल अवेयरनेस आई ना लोगों को, वो आई 1960 के बाद। और उसमें किरदार किया 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट ने। जनाब, उसमें सबसे पहली जो डेवलपमेंट थी ना दोस्तों, एक किताब ने किरदार अदा किया। उस किताब का नाम है साइलेंट स्प्रिंग। ये एक खातून रेचल कैर्सन ने लिखी थी और ये पब्लिश हुई थी 1962 को। भाई, इस किताब में ये बताया गया है कि ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ना, ये जो अद्वियात, कीड़े मार अद्वियात जो हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं, कपास के ऊपर, गंदम के ऊपर, इसका कितना बड़ा नुकसान है हमारी सेहत के ऊपर। उससे हमारी इन्वायरमेंट को कितना नुकसान होता है। भाई, इस किताब ने पूरी दुनिया के अंदर आग लगा दी। लोगों को अवेयरनेस आई और लोगों ने कहा यार, हमें आज तक किसी ने नहीं बताया कि पेस्टिसाइड्स इतने यानी नुकसानदेह हैं। इसके अलावा जनाब 1968 में दूसरा बड़ा इवेंट हुआ जब एक तस्वीर ली गई जिसका नाम था अर्थराइज। ये तस्वीर शो करती है स्पेस से कि हमारी दुनिया कितनी फ्रेजाइल है, कितनी कमज़ोर है। ठीक है, तो ये किताब आप देख रहे हैं, साइलेंट स्प्रिंग, रेचल कैर्सन ने लिखी थी 1962 में। और जनाब, ये वो तस्वीर है अर्थराइज जो 1968 में ली गई थी। जो एस्ट्रोनॉट थे विलियम एंड्रस, उन्होंने इसको कैप्चर किया था, जिससे पता चलता है कि यार हमारी दुनिया जो है ना, उसकी जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह की, कितनी वीक है, कितनी कमज़ोर है और कितना नुकसान हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर होता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। दोस्तों, स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन का जो शहर है, इसमें 1972 को
एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको ऑफिशियल नाम दिया गया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। भाई ये पहली ग्लोबल मीटिंग थी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, यानी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, महफूज बनाने के लिए ये पहली बड़ी मीटिंग हुई थी। बस इसको रट्टा मार लो, 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। यानी इसके बाद जनाब बाद में इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ बनना शुरू हुए, लेकिन पहली शुरुआत यहाँ से हुई। और इस कॉन्फ्रेंस में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया, जिसमें 26 प्रिंसिपल इन्होंने मेंशन किए कि हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से 26 प्रिंसिपल के ऊपर काम करना है। और इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर एक इदारा बनाया गया जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ताकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को प्रोमोट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि भाई इन्वायरमेंट को महफूज बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या होता है बिटवीन स्टॉकहोम एंड रियो। अब रियो क्या है, रियो भी यार एक ब्राज़ील का शहर है, यहाँ पे 1992 में एक कॉन्फ्रेंस होती है। सो 1972 से लेकर 1992 के बीच में क्या होता है, अब आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को भाई अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है, ख़ुसूसन ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट भी कहते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ने इन्वायरमेंटल लॉस के ऊपर काम करना शुरू हुआ और ग्रीन पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हो गई। और फिर 1983 में क्या होता है कि एक कमीशन बनता है जिसका नाम है बरंट लैंड कमीशन, ठीक है, जिसको ऑफिशियली वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। इसका बुनियादी मकसद ये था कि भाई ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाए। तो इसने एक रिपोर्ट भी बनाई थी जिसका नाम था अवर कॉमन फ्यूचर, और ये रिपोर्ट आउट हुई थी 1987 में, ठीक है। इस रिपोर्ट ने जो सबसे बड़ा अहम आइडिया इंट्रोड्यूस कराया वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी इसका मतलब, सस्टेनेबल का मतलब होता है पायदार, वो चीज़ जो हमेशा चलती रहे। तो इन्होंने कहा कि भाई हमें जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, हमें ऐसी तरक्की चाहिए जो पायदार तरक्की हो, जो वक्ती ना हो, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई हमें आज की ज़रूरियात भी पूरी करनी है, लेकिन साथ में फ्यूचर का भी सोचना है। ये ना हो कि हम आज की ज़रूरियात पूरी करने के चक्कर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फ्यूचर के जो आने वाला है हम उसको ख़राब करें। सो हमें ऐसी तरक्की चाहिए जो पायदार हो, जो चलती रहे, जिससे हमें आगे चल के कोई नुकसान ना हो, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा और फिर उसी दौरान बड़े-बड़े मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी सामने आ गए, जैसे ओज़ोन लेयर है, वो आपको पता है वो उसकी डिप्लीशन होना शुरू हुई, वो फटना शुरू हुई, क्योंकि ओज़ोन लेयर जो है ना वो हमें प्रोटेक्ट करती है सन के ना जो हार्मफुल जो रेज़ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी लॉस ये आना शुरू हुए। तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था। मॉन्ट्रियल एक कनाडा का शहर है 1987 में, और इसका ये इस एग्रीमेंट का बुनियादी मकसद ये था कि हमने ओजोन लेयर को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। आपको पता है कि बहुत सारे केमिकल्स हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं, और ओजोन लेयर अगर मुकम्मल डैमेज हो जाए तो भाईजान ये फिर तो हम जो सन के अंदर जो ख़तरनाक किस्म की जो रेज़ होती हैं वो हमें तबाह और बर्बाद कर दें, ठीक है ना। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ना ये ह्यूमन मेड कंपाउंड्स होते हैं, ये आमतौर पे रेफ्रिजरेशन के अंदर, एरोसोल्स के अंदर, फोम के अंदर होते हैं, और ये ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। सो जनाब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ये फैसला किया गया कि भाई ने हमने ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन करनी है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो केमिकल्स या गैसेस वगैरह जो आउट होती हैं इनका अखराज कम करना है। अच्छा जी, उसके बाद 1992 के अंदर रियो अर्थ समिट होती है। रियो यानी कि ब्राज़ील का शहर है जिसका पूरा नाम है रियो डी जेनेरियो, ठीक है। और इस समिट का ऑफिशियल नेम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें जनाब तकरीबन मुख्तलिफ कंट्री से बड़े एक्सपर्ट्स, लीडर्स, NGOs तकरीबन 179 कंट्री से आए थे, यहाँ पे इन्होंने मीटिंग की। और इसके बाद जनाब और यानी कि जो है ना पब्लिक एंड ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में बढ़ती है। इससे सिविल सोसाइटी भी ऑन बोर्ड होती है इन्वायरमेंट के इश्यूज़ के ऊपर। अच्छा जी, तो इस समिट के बाद ना कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स वगैरह और एग्रीमेंट बनाए गए, जिसमें रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड उसके बाद यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अच्छा जी, उसके बाद 1992 के बाद क्या डेवलपमेंट हुई। एक तो भाई अब इंटरनेशनल जो है ना ग्लोबल पॉलिसीज़ में अब एनवायरनमेंट के बारे में बात होना शुरू हो गई। जितनी भी ग्लोबल इकनॉमिक या ट्रेड पॉलिसीज़ बनती थी, कारोबार के हवाले से जो भी तिजारत होती थी पूरी दुनिया के अंदर, कोई पॉलिसी बन रही है तो उसमें भाई इन्वायरमेंट का ख्याल रखना शुरू किया गया। इसका एग्जांपल देखें, जैसे मराकश एग्रीमेंट 1994 में साइन हुआ था, जिसके बाद आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होती है।
और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है 1 जनवरी 1995 में ऑपरेट होना शुरू हो जाती है। अब इस मराकश एग्रीमेंट में पता है क्या किया गया था? इन्होंने आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लगाया था। इन्होंने कहा कि भाई हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, हमें माशी तौर पे हमने तरक्की करनी है, हमने पैसा कमाना है, माशी तौर पे सब मुल्कों ने तरक्की करनी है, लेकिन इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी साथ में रखना है। यानी माशी तौर पे आपने जो इंडस्ट्री लगाएं, जो आपने तरक्की करनी है, आसमान पे जाएं, चांद पे जाएं, मरीख पे जाएं, कुछ भी करें, केमिकल का इस्तेमाल करें, लेकिन साथ में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी साथ में लेके चलना है। ऐसे ना हो कि आपकी इस तरक्की से इन्वायरमेंट की ऐसी की तैसी हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद कियोटो प्रोटोकॉल। कियोटो एक जापान का शहर है। यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, बल्कि ट्रीटी साइन की गई थी, मुआहिदा हुआ था 1997 के अंदर, जिसमें कहा गया था कि जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, यानी वो नेशंस, वो कौमें या वो कंट्रीज जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हैं, इनको कहा गया था कि भाई आप ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशन है उसको कम करें। यार ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो इंडस्ट्री के में से यानी कि इमिट होती हैं, और ये बड़ी डेंजरस होती हैं। इससे एनवायरनमेंट को बड़ा नुकसान होता है, खुसूसन ओजोन लेयर को। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा कि भाई इन ग्रीन हाउसेस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन हैं, जैसे अमेरिका, चाइना, यूके, ये बड़ी बड़ी, जर्मनी, ये बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, ये जनाब मेहरबानी करें अपनी ग्रीन के हाउस गैसेस की इमिशन को कंट्रोल करें। उसके बाद जनाब 2000 में मिलीनियम डिक्लेरेशन हुआ था। ये यूनाइटेड नेशन ने इसको अडॉप्ट किया था। इसका भी यही था कि भाईजान इन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट की कि भाई डेवलपमेंट भी चाहिए, पीस भी चाहिए, ह्यूमन राइट्स भी चाहिए, और हमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी चाहिए। उसके बाद 2002 में जोहान्सबर्ग समिट, साउथ अफ्रीका में ये समिट हुई थी, जिसको वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसमें जो 1992 के अंदर रियो अर्थ समिट हुई थी ना, उसको इन्होंने रिव्यू किया था, और इन्होंने कहा था कि देखेंगे भी कितनी प्रोग्रेस हुई है। और इस समिट का भी यही फोकस था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हमें ऐसी तरक्की चाहिए जो पायदार हो, जो हमेशा चलती रहे, और साथ में हमने गुर्बत को कम करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और बेसिक जो नीड्स हैं हमारी, साफ पानी चाहिए, साफ एनर्जी चाहिए, सैनिटेशन वगैरह, इसके बारे में बात करनी है। अच्छा जी, उसके बाद रियो प्लस 20 2012 में ये एक दोबारा एक कॉन्फ्रेंस होती है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जिसको ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसका भी वही फोकस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में हमें बैलेंस क्रिएट करना है। हमें नई चीज़ें चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, हमने तरक्की करनी है, हमने नई टेक्नोलॉजी अपनानी है, लेकिन इन्वायरमेंट को भी साथ में महफूज रखना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। अच्छा जी, अब मॉडर्न डेवलपमेंट देखें तो पेरिस की कोशिश करें कि पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है ना, वो 2 सेंटीग्रेड से ऊपर ना जाए, और 1.5 सेंटीग्रेड तक ही रहे। ठीक है, और दूसरा इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं, जो है ना, उनकी जो कंट्रीज़ की, डिफरेंट कंट्रीज़ की जो अदालतें हैं, उन्होंने भी इस तरह के फैसले दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये आप पेरिस एग्रीमेंट का जो मकासद हैं उसको फॉलो करें। और इवन कि उन अदालतों ने तो ये तक कह दिया है कि भाई इन्वायरमेंटल लॉ की जो प्रोटेक्शन है, ये एक ह्यूमन राइट्स का हिस्सा है। यानी आपको साफ़ सुथरी हवा मिले, साफ़ सुथरा पानी मिले, आपकी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देना, ये इतना ही ज़रूरी है जितना आपके बुनियादी या इंसानी हकूक़। इसके अलावा 2017 में इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने यह फैसला भी दिया और रिकॉग्नाइज किया राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट एज अ बेसिक ह्यूमन राइट। भाई ये जो हेल्थी इन्वायरमेंट है, साफ सुथरी जो इन्वायरमेंट है ना, ये हमारा एक बेसिक ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक है। इसके अलावा जनाब कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022 के अंदर ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था। ये जनाब चाइना का शहर है और साथ में कनाडा के बीच में भी इन्वॉल्वमेंट थी, जिसमें एग्रीमेंट के अंदर ये एक एम किया गया, यानी कि अहद किया गया कि भाई हमने पूरी दुनिया की जो ज़मीन है या ओशंस हैं, 30% उसकी दुनिया की लैंड और ओशंस को 2030 तक हमने महफूज करना है, क्योंकि दिन ब दिन ये जो बायोडाइवर्सिटी ये ख़त्म होती जा रही है। इकोसिस्टम को हमने रिस्टोर करना है। जो हमारी नायाब किस्म की जो जानदार हैं वो ख़त्म हो रही हैं, उनको रोकना है। ठीक है, और इसके लिए पैसे जमा करने हैं। अच्छा जी, इसके अलावा 2024 और 2025 के बीच में ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी हुई थी, निगोसिएशन हुई थी, ये ऑन गोइंग है, जिसमें कोशिश की जा रही है कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाया जाए, जिसमें सब कंट्रीज़ को पाबंद किया जाए कि वो प्लास्टिक की जो पोल्यूशन है
उसको कंट्रोल किया जाए। आज भी आप देखें ना, सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है वो प्लास्टिक है, क्योंकि प्लास्टिक जो है ना वो इतना ख़राब चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है? लेकिन अभी तक इसका कोई आउटकम नहीं आया, अभी तक ये इसमें कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन कोशिश की जा रही है कि सारी कंट्रीज़ को पाबंद किया जाए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के ऊपर, ताकि वो जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, उसकी जगह पेपर वगैरह का इस्तेमाल हो, ताकि एनवायरनमेंट की जो प्रोटेक्शन है उसको महफूज बनाया जाए। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने एनवायरनमेंट के जितने भी इंटरनेशनल लॉ, जो बड़े बड़े लॉज हैं, समिट हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, कॉन्फ्रेंस हैं, ट्रीटी हैं, एग्रीमेंट है, वो सब मैंने आपको नटशेल में बताने की कोशिश की है। मज़ीद आप अपनी तरफ से भी इसमें इजाफा कर सकते हैं। अगर मैंने कोई चीज़ मिसिंग की है तो आप खुद से भी भाई ऐड कर सकते हैं। ठीक है मेरी जान, अल्लाह हाफिज़।